उत्तर भारत के किसी गुमनाम हाईवे पर घने पेड़ों और मटमैले खेतों की ओट में एक वीरान ढाबा खड़ा है, शेरावाली ढाबा। दिन के वक्त यहाँ ट्रकों का शोर और चाय की चुस्कियों की हलचल रहती है, लेकिन सूरज ढलते ही ये जगह किसी खौफनाक परछाई में बदल जाती है। ड्राइवर आज भी इस रास्ते से गुजरते हुए कांप उठते हैं और चेतावनी देते हैं, रात 12 बजे के बाद उस ढाबे के पास गाड़ी मत रोकना। राज के पीछे दफन खामोशी। ढाबे की बाहरी रौनक के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसे साल बीतने के बावजूद कोई भुला नहीं पाया। यहाँ काम करने वाली 4 नौकरानियां कमला, शांति, जमुना और रेखा एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में दम तोड़ चुकी थीं। कमला की मौत रात को रसोई में हुई, जिसकी खुली आंखों में ऐसा खौफ था मानो उसने किसी अदृश्य शैतान को देख लिया हो। मरने से पहले उसने कांपते हुए कहा था, वो 4 हैं और वो मुझे भी ले जाएंगी। शांति का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जमुना की जिस रात संदिग्ध मौत हुई, ढाबे के पीछे बने कमरे से 4 औरतों की चीखें गूंजी थीं। उसके हाथ में एक पुरानी चाबी और दीवार पर कोयले से लिखा सिर्फ एक शब्द था, बचाओ। आखिरी नौकरानी रेखा ने मरने से पहले चेतावनी दी थी कि पीछे वाले कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना, जहां हर रात 4 कदमों की आहट और एक खौफनाक धीमी हंसी गूंजती थी। इसके बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मोहित की वो मनहूस रात। सालों बाद मोहित नाम का एक नया कर्मचारी उस ढाबे पर काम करने आया। उसे इन भूतिया कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने हंसकर इन्हें अंधविश्वास बता दिया। लेकिन ठीक रात 1:40 बजे रसोई में रखी स्टील की प्लेट अपने आप जमीन पर आ गिरी। इसके बाद एक एक करके हवा में 4 अलग अलग आवाजें गूंज उठीं। मुझे पानी चाहिए, मुझे भी, और चौथी आवाज, हमें यहां से जाने दो। इससे पहले कि मोहित कुछ समझ पाता, पीछे बंद पड़े कमरे का दरवाजा चर्रर करके अपने आप खुल गया। कमरे से पायल की छनक और ठक 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 4 कदमों की आवाज सीधे रसोई तक आ पहुंची। अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख हवा में ही थम गई। उसके सामने 4 औरतें खड़ी थीं, लंबे बाल, पुराने और मिट्टी से सने कपड़े, और सबसे डरावनी बात, उनकी आंखों से बहता हुआ काला पानी। सबसे आगे वाली औरत ने घूरते हुए पूछा, हमारी मौत का सच बाहर क्यों नहीं बताया? राख और पायल का सच। अगली सुबह जब ढाबे के मालिक ने हिम्मत करके उस बंद कमरे को खुलवाया तो अंदर से एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। उसमें पिछली सदियों के काले राज दबाए हुए एक डायरी पड़ी थी। उस डायरी के पन्नों पर साफ लिखा था कि 4 औरतों की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उन्हें उसी कमरे में कैद करके मारा गया था। उसी रात रहस्यमयी तरीके से पूरे ढाबे में आग लग गई। जब आग बुझी तो कमरा जलकर खाक हो चुका था, लेकिन उसकी दीवार पर 4 काली परछाइयां छप चुकी थीं। जब दीवार तोड़ी गई तो अंदर से 4 पुरानी काली पड़ चुकी पायलें मिली, और उनमें से एक पायल पर ताजा खून लगा हुआ था। आज भी उस वीरान हाईवे से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में अगर अचानक गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाए और कोई 4 औरतें आपसे रास्ते का पता पूछने लगें, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार मत रोकना, क्योंकि हो सकता है कि वे सड़क पार करने वाली मुसाफिर न हो, बल्कि वे 4 आत्माएं हों जो आज भी उस अंधेरे हाईवे पर अपने इंसाफ की तलाश में भटक रही हों। और अगर कभी आपके बिल्कुल करीब कोई धीरे से कहे, अब तुम्हारी बारी है, तो समझ लेना कि रात बहुत लंबी हो चुकी है। सुबह की पहली किरण भी उस जले हुए मलबे पर रोशनी नहीं डाल पा रही थी। शेरावाली ढाबा अब राख का एक ढेर बन चुका था, लेकिन उस राख के भीतर से उठने वाला धुआं किसी अनकहे अभिशाप की तरह हवा में तैर रहा था। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग के लोग जब मलबा हटाने पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की मुख्य दीवार, जो आग की भीषण लपटों से पूरी तरह झुलस चुकी थी, उस पर 4 परछाइयां आज भी वैसी की वैसी उभरी हुई थी, मानो आग ने उन्हें मिटाने से इनकार कर दिया हो। जब मजदूरों ने उस दीवार को तोड़ा तो अंदर से 4 काली पुरानी पायलें निकली। वे आम धातु की नहीं थी। उनमें से एक पायल पर लगा खून अभी भी गीला और ताजा लग रहा था, जैसे उसे अभी अभी किसी के पैरों से उतारा गया हो। मोहित, जो उस रात इस खौफ का गवाह बना था, ढाबे के ठीक सामने सड़क के किनारे बेसुध हालत में मिला था। उसकी जुबान तालू से चिपक चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखें बार बार उसी जली हुई दीवार की तरफ उठ जाती थीं। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, तारांकन वो 4 थीं। वो अब अकेली नहीं है। इस घटना के बाद उत्तर भारत का वो हाईवे मानो थम सा गया। सरकार ने उस सुनसान रास्ते पर रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर अनौपचारिक रोक लगा दी, क्योंकि ट्रक चालकों ने एक नई दहशत की दास्तान सुनानी शुरू कर दी थी। घटना के ठीक तीसरे दिन रात के ठीक 1:30 बजे एक मालवाहक ट्रक उस रास्ते से गुजर रहा था। ड्राइवर का नाम विक्रम था। विक्रम अपने साथ अपनी छोटी डायरी रखता था, जिसमें वो सफर के किस्से लिखता था।
जब उसका ट्रक उस जली हुई जगह के पास पहुंचा तो अचानक उसके ट्रक के दोनों हेडलाइट्स झपककर बुझ गए। इंजन ने काम करना बंद कर दिया और गियरबॉक्स खुद ब खुद न्यूट्रल में आ गया। विक्रम ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और नीचे उतरकर बोनट खोलने की कोशिश की। तभी उसे सड़क के उस पार घने अंधकार से घिरे खेतों के बीच 4 आकृतियां दिखाई दी। 4 औरतें जिन्होंने पुराने फटे पुराने और मैल से सने लिबास पहन रखे थे, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थीं। उनके बाल खुले हुए थे और हवा के किसी झोंके के बिना भी उनके बाल नागिन की तरह लहरा रहे थे। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ डाली और डरते हुए चिल्लाया, तारांकन, कौन हो तुम लोग? हटो रास्ते से। उन चारों ने एक साथ अपना सिर उठाया। उनके चेहरों पर मांस का नामो निशान नहीं था, सिर्फ सफेद पड़ी खाल और उनकी आंखों की कोरों से लगातार बहता हुआ काला चिपचिपा पानी चमक रहा था। उनमें से एक औरत ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ फैलाए और अत्यंत धीमी, सुरीली पर डरावनी आवाज में कहा, हमारा कमरा जला दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या तुम हमें अपने साथ ले चलोगे विक्रम? विक्रम का खून जम गया। वो पीछे भागा और अपनी कैबिन का दरवाजा बंद कर अंदर कूद पड़ा। उसने चाबी घुमाई और किसी तरह इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वे चारों औरतें जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरते हुए ट्रक की रफ्तार से भी तेज गति से उसके पीछे भाग रही थीं। उनके पैरों से बंधे घुंघरुओं की आवाज इंटू छन 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 तारांकन ट्रक के डीजल इंजन की गड़गड़ाहट को भी चीरती हुई सीधे उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसी रात ढाबे के पुराने और जले हुए मलबे की छानबीन करने वाले एक स्थानीय पत्रकार अनिरुद्ध को उस अलमारी के अवशेषों से वो आधी जली हुई डायरी पूरी तरह मिल गई जो ढाबे के मूल संस्थापक और मालिक बद्रीनाथ की थी। अनिरुद्ध ने टार्च की रोशनी में जब उस डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो डायरी सिर्फ एक दस्तावेज नहीं थी बल्कि एक खूनी गुनाह का कबूलनामा था। डायरी के पन्नों पर बद्रीनाथ ने अपनी गंदी और कांपती लिखावट में लिखा था, आज कमला ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। वो जान गई थी कि इस ढाबे के पीछे हम जिस्म फरोशों और लुटेरों का अड्डा चलाते हैं। अगर वह बाहर जाती तो हमारा धंधा चौपट हो जाता। इसलिए मैंने और मेरे साथियों ने उसे रसोई में ही हमेशा के लिए शांत कर दिया। अगले महीने शांति, फिर जमुना, और जब रेखा ने भागने की कोशिश की तो हमने उन चारों को पीछे वाले उस गुप्त कमरे में बंद कर दिया और उन्हें भूखा प्यासा तड़पा तड़पा कर मार डाला। उनकी लाशें हमने उसी दीवार के भीतर चुनवा दी थी। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। वे चारों कहती थीं कि वे लौटेंगी, वे न्याय लेने लौटेंगी। डायरी का आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे लगे थे और सबसे नीचे लिखा था, जो भी इस सच को जानेगा उसका साया भी जिंदा नहीं बचेगा। अनिरुद्ध जब डायरी पढ़कर उठा तो उसे अपने कंधों पर किसी भारी वजन का एहसास हुआ। उसे लगा कि कमरे का तापमान अचानक 0 से भी नीचे चला गया है। उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके पीछे घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसके ठीक पीछे 4 धुंधली खौफनाक परछाइयां खड़ी थीं, जिनके हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह अनिरुद्ध का कमरा अंदर से बंद मिला। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अनिरुद्ध फर्श पर मृत पड़ा था और उसकी दोनों आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, बिल्कुल उन चारों नौकरानियों की तरह। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी बंधी हुई थी और उसके कमरे की दीवार पर कोयले से एक ही वाक्य लिखा था, अब न्याय पूरा हुआ, अगली बारी किसकी है? आज भी जब उस सुनसान हाईवे से कोई वाहन रात के 12 बजे के बाद गुजरता है तो जीपीएस सिस्टम अपने आप काम करना बंद कर देता है। रेडियो पर कोई भी स्टेशन लगाने पर सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, पायल की छनक और 4 महिलाओं के एक साथ रोने की गूंज। कहा जाता है कि वे 4 आत्माएं अब उस एक ढाबे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उस पूरे हाईवे पर भटकती हैं, हर उस इंसान की तलाश में जो रात के सन्नाटे में अकेला सफर कर रहा हो। यदि आप कभी उस रास्ते से गुजरें और आपकी गाड़ी का इंजन अचानक हाँफने लगे, सड़क के बीचों बीच 4 औरतें आपको रुकने का इशारा करें या आपके कान के बिल्कुल पास कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाए, मुझे पानी चाहिए, तो भूलकर भी अपनी खिड़की मत खोलिएगा और न ही पीछे मुड़कर देखिएगा, क्योंकि उस पल आपके ठीक पीछे कोई ऐसा खड़ा होगा जिसकी ठंडी सांसें आपकी गर्दन को छू रही होंगी और वो धीरे से कहेगी, बहुत देर कर दी तुमने, अब यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब हाईवे ने रास्ता बदलना बंद कर दिया, रात के 2:30 बज चुके थे। शेरावाली ढाबा के मलबे से उठी राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस वीरान रास्ते की हवा में एक भारी अजीब सा सन्नाटा घुल गया। वो सन्नाटा ऐसा नहीं था जिसमें सिर्फ खामोशी हो, वो ऐसा सन्नाटा था जो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चीखों को अपने भीतर दबाए बैठा था। अनिरुद्ध की मौत के बाद उस हाईवे पर पुलिस गश्त पूरी तरह बंद कर दी गई थी। सरकार ने उस रास्ते को असुरक्षित और अभिशप्त घोषित कर बैरिकेड्स लगा दिए थे। लेकिन हाईवे रुकते कहाँ हैं? जो मुसाफिर अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी मंजिल की तरफ भागते हैं, वे अक्सर उन रास्तों को चुन लेते हैं जिन्हें दुनिया छोड़ चुकी होती है। अंधेरे की दीवार और वो एक अकेला ट्रक,
उसी रात उत्तर प्रदेश के एक छोर से माल लेकर निकल रहा एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम मंगेश था, उसी बंद रास्ते पर आ पहुंचा। मंगेश को लगा कि शायद कोई शॉर्टकट होगा जो उसे सुबह तक अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। उसने बैरिकेड साइड में हटाए और अपने पुराने टाटा ट्रक को उस सुनसान सड़क पर उतार दिया। सड़क के दोनों ओर फैले घने बबूल के खेत और उनके बीच से गुजरती वो काली सड़क किसी कब्रगाह जैसी लग रही थी। ट्रक के डीजल इंजन की घरघराहट के अलावा वहां कुछ नहीं था। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड की सारी लाइट्स एक झटके में बुझ गईं। स्टीयरिंग व्हील इतना ठंडा हो गया मानो उसे किसी बर्फ की सिल्लियों के बीच रखा गया हो। मंगेश ने गियर बदला, एक्सीलेटर पर पैर दबाया, लेकिन ट्रक अपनी जगह पर थरथरा कर रुक गया। तभी सामने हेडलाइट्स की कमजोर रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच 4 आकृतियां उभर आईं। वे वही 4 औरतें थीं, कमला, शांति, जमुना और रेखा। उनके फटे पुराने कपड़े खून और कालिक से सने थे। उनके बाल जमीन को छू रहे थे और उनके पैरों में पड़ी पुरानी जंग लगी पायलें हवा में एक अजीब सी खौफनाक सहरन पैदा कर रही थीं। मंगेश ने डर के मारे हॉर्न बजाना चाहा, लेकिन हॉर्न की जगह सिर्फ एक लंबी दर्दनाक सिसकी जैसी आवाज निकली। उन चारों ने एक साथ अपना सिर उठाया। उनके चेहरों पर अब मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था, सिर्फ खोखली आंखें जिनमें से सूखी हुई मिट्टी और काला पानी लगातार टपक रहा था। सबसे आगे खड़ी कमला ने अपने दोनों हाथ ट्रक के कांच पर रखे। उसके ठंडे निर्जीव हाथों के निशान कांच पर जम गए। उसने बहुत ही धीमी, कंपकंपाती और भारी आवाज में कहा, मंगेश, तुम भी तो वही ढाबा चलाते थे ना? तुम भी तो उन्हीं में शामिल थे। आज तुम कहां जाओगे? मंगेश की चीम उसके गले में ही घुटकर रह गई। वो पीछे मुड़कर कैबिन के दरवाजे से कूदना चाहता था, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। उसने देखा कि ट्रक के शीशे के बाहर अब सिर्फ वे 4 नहीं बल्कि दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। वे सब लोग जो कभी उस ढाबे पर आए थे और कभी लौटकर घर नहीं पहुंचे। डायरी का दूसरा हिस्सा और वो तहखाना। उसी समय ढाबे के जले हुए मलबे से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराने खंडहर नुमा बंगले में, जो कभी उस ढाबे के मालिक बद्रीनाथ का गुप्त ठिकाना हुआ करता था, एक अजीब घटना घटी। अनिरुद्ध के हाथ से छूटी हुई वो आधी जली डायरी अपने आप पलटने लगी। डायरी के पन्नों पर स्याही नहीं बल्कि ताजा खून अपने आप बहने लगा। उस पर लिखा हुआ हर एक शब्द उभर कर बाहर आने लगा। बद्रीनाथ ने अपनी डायरी में सिर्फ 4 औरतों के कत्ल का जिक्र नहीं किया था। वो एक ऐसा खूनी सिंडिकेट चलाता था जो रात के अंधेरे में हाईवे पर फंसे मुसाफिरों को लूटता था, और जो नौकरानियां उसका विरोध करती थीं, उन्हें उसी तहखाने में जिंदा दफना देता था। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, वे सिर्फ 4 नहीं हैं, वे इस मिट्टी की हर उस रूह का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्हें हमने मिटाया है, और जब तक ये हाईवे रहेगा तब तक वे इंसाफ मांगती रहेंगी। जो भी इस डायरी को छुएगा उसकी परछाइयां भी इस जमीन से गायब हो जाएंगी। खंडहर के उस कमरे में अचानक हवा का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने पूरे कमरे को मलबे में बदल दिया। वहां मौजूद एक स्थानीय चौकीदार, जो चोरी की नीयत से अंदर घुसा था, वो दीवार के सहारे खड़ा था। देखते ही देखते उसकी अपनी परछाइयां दीवार से अलग होकर एक भयानक रूप में बदल गईं और उसे अपनी तरफ खींचने लगीं। जब अगली सुबह पुलिस उस खंडहर तक पहुंची तो वहां चौकीदार का सिर्फ एक खाली कोट और उसकी घड़ी मिली। उसका शरीर हवा में इस तरह गायब हो चुका था मानो वो कभी अस्तित्व में ही न रहा हो, और उसी दीवार पर कोयले से बहुत बड़े अक्षरों में लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। जब हाईवे ने अपनी दिशा बदल दी, आज उस घटना को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। उत्तर भारत का वह हाईवे अब नक्शे से ही गायब कर दिया गया है। सरकारी दस्तावेजों में उसे डेड जोन घोषित कर दिया गया है। सड़क पर बड़े बड़े लोहे के गेट लगा दिए गए हैं जिन पर साफ साफ लिखा है, आगे जाना मृत्यु को आमंत्रण देना है। लेकिन इसके बावजूद जो ट्रक ड्राइवर या युवा रात के सन्नाटे में शॉर्टकट के चक्कर में उस बंद रास्ते पर निकल जाते हैं, वे कभी वापस नहीं लौटते। कहा जाता है कि रात के ठीक 2:30 बजे जब आसमान में चांद पूरी तरह बादलों से ढक जाता है, तब उस सुनसान सड़क पर 4 परछाइयां हाथ में मशाल और पांवों में पायल बांधकर टहलती हैं। उनके साथ एक नया काफिला जुड़ चुका होता है, वे सभी मुसाफिर जो कभी उस रास्ते पर भटके थे। अगर कभी आप किसी अनजान हाईवे पर सफर कर रहे हो और आपकी गाड़ी की खिड़की पर कोई बहुत हल्के से उंगली से दस्तक दे, अगर आपको लगे कि आपके ठीक पीछे कोई खड़ा है और उसके पैरों में घुंघरुओं की झनकार गूंज रही है, तो अपनी पलकें मत झपकाना, शीशा नीचे मत करना और भूल कर भी पीछे मत देखना, क्योंकि उस पल आपके बगल की सीट पर कोई बैठा होगा जिसके बाल आपके गालों को छुएंगे और वो आपके कान के पास आकर बेहद ठंडी सांसों में फुसफुसाएगी, बहुत ढूंढा तुमने इस रास्ते को, अब यहीं रह जाओ हमारे साथ। और इसके बाद सड़क का वो हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मलबे के पार की दुनिया और वो अनंत रात। शेरावाली ढाबे की जली हुई दीवार से जब आखिरी चिंगारी भी बुझ चुकी थी, तब उस सुनसान हाईवे की छाती पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वो सन्नाटा आम नहीं था,
वो किसी सड़ी हुई लाश की बासी बदबू की तरह हवा में तैर रहा था। सड़क के दोनों तरफ फैले बबूल के कांटे अब और नुकीले महसूस होने लगे थे, मानो वे आने वाले किसी महाविनाश का स्वागत कर रहे हों। मंगेश का ट्रक उस सड़क के बीचों बीच जस का तस खड़ा था। ट्रक के अंदर की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी किसी लोहे की सीढ़ी को सीने पर लादने जैसा लग रहा था। सामने खड़ी वे चारों औरतें, कमला, शांति, जमुना और रेखा, अब सिर्फ परछाइयां नहीं बल्कि मांस और मज्जा से परे एक ऐसी हकीकत बन चुकी थी जो मौत के नियमों को भी पीछे छोड़ आई थी। कमला ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया। उसकी सूजी हुई और मटमैली आंखों से लगातार बहता हुआ काला पानी उसके फटे और सूखे होठों पर जम रहा था। उसने अपने ठंडे, लकड़ी जैसे कठोर हाथों से ट्रक के शीशे को एक बार फिर खरोंचा। मंगेश। कमला की आवाज किसी बंद कुएं के भीतर से आती हुई गूंज जैसी लग रही थी। तारांकन, तू क्या सोचता था? बद्रीनाथ की उस डायरी को जला देने से या इस ढाबे को राख कर देने से हमारे गुनाह मिट जाएंगे? हमारे शरीर इस जमीन में दफनाए गए थे और हमारी चीखें इस हाईवे की हर एक ईंट में रची बसी हैं। मंगेश अपनी सीट पर पूरी तरह अकड़ चुका था। उसके मुंह से आवाज तक बाहर नहीं आ रही थी। वो अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन उसकी पलकें जैसे किसी ने लोहे की कीलों से खोलकर रख दी हो। तभी ड्राइवर की खिड़की पर किसी ने बहुत धीरे से उंगली से थपकी दी। टॉप टॉप टॉप। मंगेश ने कांपती हुई नजरों से खिड़की की तरफ देखा। वहां रेखा खड़ी थी। उसके गले पर रस्सी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उसके बाल जमीन पर बिखरे हुए थे। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, खिड़की खोलो ना। मंगेश, बाहर बहुत ठंड है। हमारे कमरे की आग तो तुमने बुझा दी, अब हमें अपने साथ अंदर क्यों नहीं आने देते? इससे पहले कि मंगेश कुछ समझ पाता, ड्राइवर की खिड़की का कांच अपने आप चकनाचूर होकर अंदर बिखर गया। बर्फीली हवा का एक ऐसा झोंका कैबिन के अंदर घुसा जिसने ट्रक के अंदर की सारी गर्मी को एक सेकंड में सोख लिया। उन चारों के हाथ एक साथ अंदर आए और मंगेश की कॉलर को दबोचकर उसे ट्रक से बाहर खींचने लगे। उसकी आखिरी चीख उस बियाबान हाईवे की हवा में गूंजकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह जब उस रास्ते से गुजरने वाले एक दूसरे ट्रक ने उस गाड़ी को देखा तो ट्रक पूरी तरह खाली था। स्टीयरिंग पर केवल खून के सूखे हुए धब्बे थे और डैशबोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, 4 से 5 हुए। अब छठा कौन? तहखाने के भीतर गूंजती पायलें। ढाबे के मलबे से कुछ मील दूर जमीन के नीचे एक पुराना तहखाना था, वही जगह जहां बद्रीनाथ और उसके साथी हाईवे पर लूटने के बाद मुसाफिरों और नौकरानियों को ठिकाने लगाया करते थे। वो तहखाना दशकों से बंद था और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन उस रात उस तहखाने के लोहे के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। जमीन के अंदर अंधेरे में डूबे उस कमरे में पानी टपक रहा था। पानी की हर एक बूंद के गिरने के साथ किसी पायल की छनक सुनाई देती थी। और छन छन छन। दीवारों पर लगी पुरानी कड़ियां जिन पर कभी जंजीरें टंगी रहती थीं, वे अपने आप हिलने लगी। फर्श की मिट्टी धीरे धीरे सरकने लगी, मानो अंदर से कोई बहुत पुरानी और भारी चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तभी उस तहखाने की सबसे भीतरी दीवार से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ किसी जिंदा इंसान का नहीं, बल्कि जमीन के अंदर वर्षों से दफन हो चुकी एक लाश का था, जिसकी खाल पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। एक एक करके चारों औरतें उस तहखाने की मिट्टी को चीरकर बाहर आ खड़ी हुईं। उनके चेहरे पर अब कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक और भयानक संतोष था। कमला ने अपने हाथों की धूल झाड़ी और कहा, तारांकन, अब हमें सिर्फ इस हाईवे पर नहीं रुकना है। अब हमें उन सभी बस्तियों तक जाना है जहां से वे लोग आते हैं जो हमारी बर्बादी पर चुपचाप तमाशा देखते रहे। उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज अब उस तहखाने से निकलकर बाहर खेतों और पेड़ों तक फैलने लगी। जब पुलिस की फाइलें भी गवाह बन गईं, इस घटना के तीसरे दिन स्थानीय थाने के सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को उस वीरान हाईवे पर गश्त करने के लिए भेजा गया। विक्रम उन अफसरों में से था जो भूतों या आत्माओं की कहानियों को सिर्फ पियक्कड़ ड्राइवरों का भ्रम मानते थे। उसने अपनी जीप उठाई और सीधे उसी शेरावाली ढाबा के मलबे की तरफ निकल पड़ा। रात के ठीक 3 बज रहे थे। विक्रम की जीप जब उस जली हुई जगह के पास पहुंची तो उसकी जीप की बैटरी अचानक पूरी तरह डाउन हो गई। हेडलाइट्स टिमटिमाकर बुझ गईं। चारों तरफ गाढ़ा कोहरा छा गया, जबकि उस मौसम में कोहरे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और जीप से नीचे उतर गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई और जली हुई दीवार के अवशेषों की तरफ बढ़ा। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। 4 कदम, फिर रुकना, फिर 4 कदम। विक्रम ने तेजी से पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था सिवाय एक पुरानी जंग लगी लालटेन के जो जमीन पर रखी हुई थी और उसकी लौ नीली पड़ चुकी थी। तभी उस लालटेन के पास से एक आवाज आई, इंसान की बनाई हुई कानून की किताबें यहां काम नहीं करती, दरोगा जी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसने अपनी रिवॉल्वर उस दिशा में तान दी जहां से आवाज आई थी। कोहरे की परतें धीरे धीरे हटीं और उसके सामने वे चारों औरतें आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनके चेहरों पर खून की लकीरें साफ चमक रही थीं। रेखा ने आगे बढ़कर कहा, तारांकन, तुम भी तो उन्हीं की सूची में हो जिन्होंने हमारे मुजरिमों को कभी हाथ नहीं लगाया। तुमने हमारी लाशों को देखकर भी फाइल बंद कर दी थी ना? विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में ऐसे धंस गए थे मानो किसी ने उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया हो। उसने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाना चाहा, लेकिन ट्रिगर अपनी जगह से टस से मूस नहीं हुआ। कमला ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अब इस हाईवे का कानून हम चलाएंगे। अगली सुबह थाने की एक दूसरी टीम जब विक्रम की तलाश में उस रास्ते पर पहुंची तो उन्हें सड़क के किनारे केवल विक्रम की खाकी टोपी और उसकी सर्विस रिवॉल्वर मिली, जो बीच से 2 हिस्सों में मुड़ी हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड में उसे ड्यूटी के दौरान लापता घोषित कर दिया गया, लेकिन थाने के रजिस्टर में आखिरी पन्ने पर किसी ने अपने हाथ से कोयले से लिख दिया था, न्याय हो चुका है। अंतहीन हाईवे और आपका अगला सफर। आज उस घटना को लंबा अरसा बीत चुका है। उत्तर भारत के उस हाईवे का नाम अब सरकारी नक्शों से पूरी तरह मिटा दिया गया है। बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लिख दिया गया है, ये रास्ता हमेशा के लिए बंद है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, तब उस सुनसान सड़क पर आज भी 4 परछाइयां घूमती हैं। उनके साथ अब मंगेश, अनिरुद्ध और दरोगा विक्रम की परछाइयां भी शामिल हो चुकी हैं। कहा जाता है कि अगर आप कभी गलती से भी अपने सफर के दौरान उस बंद रास्ते की तरफ मुड़ जाएं और आपकी गाड़ी की स्पीडोमीटर की सुई अचानक शून्य पर आ जाए, अगर आपके कान के पास कोई बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहे, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे, तो अपनी गाड़ी का दरवाजा मत खोलना और कभी ये मत सोचना कि तुम बचकर निकल पाओगे, क्योंकि उस वीरान हाईवे पर अब कोई मुसाफिर सुरक्षित नहीं है। वहां हर मोड़ पर 4 पायलें आपका इंतजार कर रही हैं और अगली बारी शायद आपकी ही है। खून से रंगे उस हाईवे की सुबह और नन्हा अरमान शेरावाली ढाबे की जली हुई राख पर जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो वो किरण भी ठंडी और मटमैली लग रही थी। हवा में ऐसा अजीब सा वीरानपन था, मानो वक्त खुद उस जगह पर आकर थम गया हो। उस जले हुए मलबे के बीच से अब सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि एक अजीब सी सिहरन पैदा करने वाली खामोश चीखें उठ रही थीं। ढाबे के मलबे से कुछ ही दूरी पर हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा और था, नया शेरावाली ढाबा। पुराना ढाबा जलने के बाद लोगों ने सोचा कि शायद डर खत्म हो जाएगा, लेकिन खौफ ने तो बस अपना ठिकाना बदला था। उस नए ढाबे पर एक 10 साल का मासूम बच्चा काम करता था। उसका नाम अरमान था। अरमान बहुत ही सीधा और भोला बच्चा था। उसके सिर पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो रात दिन उस हाईवे पर मेहनत करता था। ढाबे के मालिक और पुराने कर्मचारी अक्सर उसे रात के वक्त पीछे वाले वीरान रास्ते की तरफ जाने से मना करते थे, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा तो अमर होती है। रात के 2:30 बजे और अरमान की गलती। घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद एक अमावस की रात थी। आसमान में काले बादलों का ऐसा पहरा था कि चांद का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। घड़ी की सुइयां रात के 2:30 बजा रही थीं। ढाबे के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। सिर्फ रसोई के चूल्हे की हल्की सी लौ जल रही थी। तभी अचानक बाहर हाईवे की तरफ से किसी के रोने की बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज आई, तारांकन मुझे बचाओ, कोई है। अरमान जो रसोई की सफाई कर रहा था, उसने वो आवाज सुन ली। उसे लगा कि शायद रात के वक्त कोई मुसाफिर हाईवे पर दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसे पानी या मदद की जरूरत है। वो बिना डरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च लेकर ढाबे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अरमान ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली और पुकारा, तारांकन कौन है वहां? क्या आपको मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा में किसी के चलने की दबी हुई आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। 4 कदम, फिर रुकना, फिर 4 कदम। अरमान थोड़ा डर गया। उसके छोटे से दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर ढाबे की तरफ भागना चाहा, लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के बीच पड़ी। वहां 4 औरतें खड़ी थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके पुराने फटे हुए कपड़ों पर खून के गहरे धब्बे जमे हुए थे। उनके ठीक बीचों बीच एक और आकृति खड़ी थी। वो कोई औरत नहीं, बल्कि एक बहुत छोटा सा साया था जो किसी बच्चे का लग रहा था। अरमान की जुबान तालू से चिपक गई। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही बाहर नहीं निकली। कमला ने आगे बढ़कर अपने सफेद और ठंडे हाथ हवा में फैलाए और बहुत ही सुरीली पर भयानक आवाज में कहा, तारांकन, अरे अरमान, तू इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? क्या तू भी हमारे साथ खेलने आया है? अरमान पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर ऐसे जम गए मानो किसी ने उन्हें लोहे की कीलों से ठोक दिया हो। तभी उन 4 औरतों के साथ खड़ा वो छोटा सा साया आगे आया। जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो अरमान की चीख निकल गई।
वो कोई और नहीं बल्कि पिछले साल इसी हाईवे पर रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ एक छोटा बच्चा था, जिसे उन आत्माओं ने अपना पहला साथी बना लिया था। जीव छोटे बच्चे का चेहरा नीला पड़ चुका था, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके मुंह से खून की एक पतली धारा बह रही थी। उसने अरमान का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, इतना ठंडा कि अरमान की उंगलियों की हड्डियां तक सुन्न हो गईं। बच्चे ने बहुत ही डरावनी और भारी आवाज में कहा, तारांकन, हम बहुत अकेले थे अरमान, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। जब हाईवे ने अपनी दिशा बदल दी, अगली सुबह जब नए ढाबे का मालिक उठा तो उसने देखा कि रसोई का दरवाजा खुला हुआ था। अरमान कहीं नहीं था। उसकी छोटी सी टॉर्च हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच पड़ी थी, जिसका लेंस टूट चुका था। पुलिस बुलाई गई, छानबीन हुई, ड्रोन कैमरे उड़ाए गए, डॉग स्क्वाड को लाया गया, लेकिन अरमान का दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस रिकॉर्ड में उसे भी लापता मान लिया गया। लेकिन ढाबे के पुराने कर्मचारियों में से एक बूढ़े कुक ने डरते हुए मालिक से कहा था, तारांकन साहब, उस बच्चे ने गलती से रात के वक्त उन 4 औरतों का रास्ता रोक लिया था। अब इस हाईवे से कोई जिंदा नहीं लौटेगा। आज उस घटना को गुजरे हुए कई साल बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश का वो हाईवे अब सरकारी नक्शों से पूरी तरह गायब कर दिया गया है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक रखकर उस रास्ते को हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। लेकिन आज भी जब कभी कोई ट्रक ड्राइवर या अनजान मुसाफिर गलती से उस बंद रास्ते के करीब से गुजरता है तो उसे रात के सन्नाटे में एक बहुत ही मासूम सी आवाज सुनाई देती है, भैया मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। और अगर कोई नासमझ ड्राइवर उस आवाज को सुनकर अपनी गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे कर देता है तो उसे गाड़ी के अंदर एक छोटे से बच्चे की ठंडी सांसें महसूस होती हैं और उसके ठीक पीछे 4 परछाइयां खड़ी नजर आती हैं। यदि आप कभी रात के वक्त किसी सुनसान रास्ते पर हों और आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर लेना, भूलकर भी पीछे मत देखना, क्योंकि वो रास्ता अब इंसानों के लिए नहीं बचा है। वहां सिर्फ वे 4 आत्माएं और उनका नन्हा साथी रहता है जो अंधेरे में आपका इंतजार कर रहे हैं, ये कहने के लिए अब तुम्हारी बारी है। हाईवे के शून्य छोर पर जहां परछाइयां सांस लेती हैं। नया शेरावाली ढाबा सुबह के सूरज की रोशनी में भी किसी कब्रिस्तान जैसा सन्नाटे में डूबा हुआ था। अरमान के गायब होने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस ने फिर से पूरे हाईवे को खंगाल डाला। ड्रोन से हर खेत की तलाशी ली गई, खोजी कुत्तों को उतारा गया, मगर अरमान का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी छोटी सी टॉर्च उसी जली हुई दीवार के मलबे के पास टूटी हुई हालत में मिली, जिसका लेंस चकनाचूर था। उस दिन के बाद उस हाईवे पर पुलिस ने हमेशा के लिए पहरा बिठा दिया। शाम ढलते ही किसी भी गाड़ी को उस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं थी। बड़े बड़े सीमेंट के अवरोधक और कटीले तारों की बाड़ लगाकर उस रास्ते को आधिकारिक तौर पर मृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन खौफ इंसानी दीवारों या पुलिस के पहरों का मोहताज कब होता है? आधी रात का वह भयावह ठहराव। घटना के ठीक 1 महीने बाद सर्दियों की एक सर्द और अमावस की रात थी। आसमान पर बादलों की ऐसी घनी चादर थी कि तारों की एक किरण भी जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। कड़ाके की ठंड में कोहरा इस कदर छाया हुआ था कि 2 कदम आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित, जो पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर था और अपनी पुरानी महिंद्रा थार से देश घूमने का शौकीन था, रात के वक्त अपनी गलत जीपीएस नेविगेशन के कारण गलती से उसी सील किए गए हाईवे पर आ पहुंचा। उसने रास्ते में लगे चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद ये कोई पुराना रास्ता होगा जो उसे जल्दी उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। उसकी गाड़ी जैसे ही उस वीरान इलाके के भीतर पहुंची, गाड़ी का इंजन अचानक हांफने लगा। डैशबोर्ड की सभी डिजिटल लाइट्स एक साथ झपककर बुझ गईं। जीपीएस स्क्रीन पर मैप पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ एक लाल रंग की ब्लिंक करती हुई चेतावनी आ रही थी, तारांकन, यू आर इन अ रिस्ट्रिक्टेड जोन, टर्न बैक इमीडिएटली। रोहित ने गाड़ी का गियर बदला और बैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के टायरों के नीचे कुछ ऐसा आया जैसे किसी ने सड़क पर लोहे की भारी जंजीरें बिछा दी हों। गाड़ी का पिछला हिस्सा हवा में थोड़ा सा ऊपर उठा और एक जोरदार झटके के साथ जमीन पर बैठ गया। रोहित ने अपनी सीट बेल्ट खोली, हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और नीचे उतर आया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी हर सांस धुएं के गुबार की तरह बाहर निकल रही थी। उसने गाड़ी के पिछले टायरों को देखना चाहा, तभी उसे पीछे से किसी के पांव पटकने की आवाज सुनाई दी। ठक 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 ठक। वो आवाज 4 अलग अलग दिशाओं से आ रही थी। 4 कदम चलना, फिर 1 सेकंड के लिए रुक जाना और फिर वही 4 कदम। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी फ्लैशलाइट पीछे की तरफ घुमाई। प्रकाश के उस छोटे से दायरे में जो कुछ दिखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। सड़क के ठीक बीचों बीच कोहरे की धुंध के बीच 4 औरतें खड़ी थीं। उनके बाल अस्त व्यस्त थे। उनके पुराने और मैले कपड़ों पर खून के सूखे हुए काले धब्बे थे
और उनके पैरों में पड़ी पुरानी जंग लगी पायलें हवा में एक खौफनाक सिहरन पैदा कर रही थीं। और उनके ठीक आगे वही छोटा सा बच्चा अरमान खड़ा था। अरमान का चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था, उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी सूखी हुई मुस्कान थी। रोहित चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वो पीछे भागा और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर कूदना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी उन चारों औरतों में से एक कमला आगे बढ़ी। उसने अपनी सूजी हुई और मटमैली आंखें रोहित की तरफ उठाईं। उसकी आंखों से लगातार काला चिपचिपा पानी बह रहा था। उसने बहुत ही भारी और डरावनी आवाज में कहा, रोहित, तुम बड़ी दूर से आए हो हमारे मेहमान बनकर। क्या तुम भी हमारे साथ उस तहखाने में चलोगे? तहखाने की खौफनाक गहराई। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, उसके चारों तरफ का पूरा माहौल बदल गया। सड़क और गाड़ियां जैसे कहीं गायब हो गईं। वो किसी पुरानी नमी से भरी और अंधेरी सुरंग जैसी जगह पर खड़ा था। चारों तरफ पुरानी ईंटों की दीवारें थीं, जिन पर इंसानी खून के छींटे पड़े थे। वो जमीन के नीचे बने उसी गुप्त तहखाने में पहुंच चुका था, जहां दशकों पहले बद्रीनाथ और उसके साथी उन बेकसूर नौकरानियों और मुसाफिरों को कैद करके तड़पाया करते थे। तहखाने की ठंडी हवा में पायल की छनक गूंज रही थी। इंटू छन छन छन। दीवारों पर टंगी लोहे की जंजीरें अपने आप हिलने लगीं। फर्श की मिट्टी फटी और उसके भीतर से कई और परछाइयां बाहर निकलने लगीं। वे सभी लोग जो पिछले कुछ सालों में उस हाईवे पर गायब हुए थे। मंगेश, अनिरुद्ध, दरोगा विक्रम और अब नन्हा अरमान भी उन्हीं के साथ खड़ा था। अरमान आगे आया। उसने अपने ठंडे बर्फ जैसे छोटे हाथों से रोहित का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना सर्द था कि रोहित की उंगलियों की नसें मानो सुन्न पड़ गईं। अरमान ने धीरे से फुसफुसाया, तारांकन, यहां बहुत अंधेरा है भैया, कोई हमारे साथ खेलने वाला नहीं था, अब तुम यहीं रहोगे। कमला, शांति, जमुना और रेखा, चारों औरतें धीरे धीरे रोहित के करीब आने लगीं। उनके हाथों में पुरानी जंग लगी हुई छुरी और वे पायलें थीं जो उस जली हुई दीवार के पीछे से निकली थीं। कमला ने उसके कान के पास आकर कहा, तारांकन, दुनिया समझती है कि हमने खुदकुशी की थी या हम हादसों में मारे गए, लेकिन सच तो ये है कि हमें यहाँ जिंदा दफनाया गया था। और जब तक इस दुनिया के लोग हमारे कातिलों के गुनाहों को पूरी तरह बेनकाब नहीं करते, तब तक ये हाईवे हमारा शिकार बनता रहेगा। जब सुबह का सूरज भी बेनकाब हुआ, अगली सुबह जब पुलिस दल ने गश्त के दौरान उस बंद हाईवे पर एक लावारिस महिंद्रा थार खड़ी देखी, तो उनके होश उड़ गए। गाड़ी के सारे दरवाजे खुले हुए थे, इंजन पूरी तरह ठंडा था। गाड़ी की ड्राइवर सीट पर केवल रोहित का मोबाइल फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब उस वीडियो को प्ले किया तो उनकी रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो की शुरुआती 10 सेकंड में सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। उसके बाद अचानक किसी महिला की हंसी गूंजती है, इंटू हिंद हिंद, तारांकन, और फिर स्क्रीन पर 4 औरतों और एक छोटे बच्चे की परछाइयां साफ दिखाई देती हैं। वीडियो के अंत में रोहित की आखिरी चीख सुनाई देती है और उसके बाद फोन की स्क्रीन पर खून के अक्षरों में लिखा आता है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अगली गाड़ी तुम्हारी होगी। आज उस घटना को भी काफी वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश के उस हाईवे के आसपास के गांवों के लोग अब रात के 8 बजे के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। वे कहते हैं कि जब आधी रात होती है तो उस बंद रास्ते से सिर्फ हवा की सरसराहट नहीं आती, बल्कि पायल की छनक, बच्चों के रोने की आवाजें और 4 औरतों की एक साथ गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। यदि आप कभी गलती से भी उस इलाके के पास से गुजरें और आपको अपनी गाड़ी की खिड़की पर कोई हल्की सी दस्तक सुनाई दे, यदि आपको लगे कि आपके ठीक बगल में कोई ऐसा बैठा है जिसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी हैं, तो भूलकर भी अपनी खिड़की मत खोलना और कभी ये मत सोचना कि आप उस रास्ते से जिंदा बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि उस वीरान हाईवे पर अब समय रुक चुका है। वहां सिर्फ वे 4 आत्माएं और उनका नन्हा कारवा रहता है, जो अंधेरे में आपका इंतजार कर रहा है, ये देखने के लिए कि अगली बार उस बंद कमरे का दरवाजा कौन खोलता है। खौफ की नई सीमा, तहखाने के दरवाजे और तांत्रिक का आखिरी श्राप। उत्तर प्रदेश के उस प्रतिबंधित और सील किए गए हाईवे पर अब इंसानी परछाइयां तो दूर, हवा की सरसराहट भी सहम कर रह जाती थी। सरकार ने उस रास्ते को दुनिया की नजरों से ओझल करने के लिए 10-10 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी थीं, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी थी, मृत्यु क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। लेकिन पाबंदियां और दीवारें इंसानी जिज्ञासा या अदृश्य ताकतों को कब रोक पाई हैं? वो रहस्यमयी रात और तांत्रिक अघोरेश्वर का आगमन। सीमेंट के उन भारी बैरिकेड्स के ठीक पीछे, जहां वो जला हुआ शेरावाली ढाबा हुआ करता था, उस वीरान इलाके में अजीबोगरीब खौफनाक हलचलें शुरू हो चुकी थीं। हाईवे की काली पिच पर अब रात के ठीक 12 बजे नीले रंग का कोहरा छा जाता था और उसके भीतर से आती थी पायल की छनक और खौफनाक चीखें।
इन घटनाओं से त्रस्त होकर स्थानीय लोगों और कुछ साहसी तांत्रिकों ने उस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने की ठानी। उन्हीं में से एक थे अघोरेश्वर बाबा, जो तंत्र साधना और शमशान की विद्याओं में महारत रखने के लिए जाने जाते थे। उनके साथ उनके दो खास शिष्य राघव और मदन भी थे। उनके हाथों में लोहे का भारी त्रिशूल, हवन सामग्री और एक पीतल का कमंडल था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अघोरेश्वर बाबा ने सील किए गए लोहे के गेट पर ताला तोड़ा और अपने शिष्यों के साथ उस अभिशप्त हाईवे पर कदम रखा। उनके कदम रखते ही रास्ते के दोनों तरफ खड़े सूखे बबूल के पेड़ अपने आप कांपने लगे, मानो किसी अदृश्य हवा ने उन्हें झकझोर दिया हो। बाबा सीधे उस जली हुई दीवार के मलबे के सामने पहुंचे। उन्होंने जमीन पर लाल सिंदूर, मरे हुए कीड़ों की राख और काले तिलों से एक बहुत बड़ा तांत्रिक चक्र बनाया। उसके चारों कोनों पर 4 बड़ी मशालें जलाई गईं, जिनकी लौ नीली और डरावनी पड़ चुकी थी। गुरुजी, यहाँ की हवा में कोई बहुत भयानक शक्ति है, राघव ने डरते हुए कहा। उसकी टॉर्च की रोशनी मलबे के बीच कांप रही थी। यहाँ सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। अघोरेश्वर बाबा ने अपनी आंखें बंद की, अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा और गंभीर आवाज में बोले, तारांकन, यहाँ साधारण प्रेत आत्माएं नहीं है राघव। ये 4 ऐसी औरतें हैं जिन्हें छल से तड़पाकर इसी तहखाने में जिंदा दफनाया गया था। आज रात या तो इनका बंधन टूटेगा या फिर हम तीनों यहीं इस मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने अपना डमरू उठाया और उसे तेजी से बजाना शुरू किया। डम डम डम। डमरू की वो गूंज जैसे ही उस सन्नाटे में गूंजी, हाईवे के दूर तक फैले कोहरे के भीतर भयानक चीखें गूंज उठीं। तहखाने के दरवाजे और 4 खौफनाक परछाइयां। डमरू की आवाज के साथ ही जमीन के नीचे दबे उस पुराने तहखाने के लोहे के भारी दरवाजे अपने आप एक जोरदार धमाके के साथ खुल गए। तहखाने से काले और सड़े हुए धुएं का एक बहुत बड़ा गुबार निकला, जिसके बीचों बीच 4 औरतें कमला, शांति, जमुना और रेखा हवा में तैरती हुई बाहर आईं। उनके साथ वो नन्हा बच्चा अरमान भी था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से काला चिपचिपा खून लगातार टपक रहा था। अघोरेश्वर बाबा ने बिना एक पल गंवाए जोर जोर से महामृत्युंजय और रुद्र मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हवन कुंड में गूगल और शमशान की राख डाली, जिससे आग की लपटें अचानक नीली होकर भड़क उठी। हे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माओं, मैं तुम्हें इस लोक के बंधनों से मुक्त करने आया हूं। अपनी तृष्णा छोड़ो और इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाओ। बाबा ने त्रिशूल हवा में लहराते हुए कहा। कमला ने हवा में तैरते हुए एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी हंसई, तारांकन, मुक्ति? कैसी मुक्ति तांत्रिक? क्या तू हमें मुक्ति देगा या हमारे गुनाहगारों को बचाएगा? जिस बद्रीनाथ और उसके साथियों ने हमें जिंदा दफनाया था, उनकी रूहें भी आज हमारे इसी चक्र में कैद हैं। तभी उन चारों के पीछे से एक और परछाई उभरी। वो ढाबे के पुराने मालिक बद्रीनाथ की आत्मा थी, जिसका गला आधा कटा हुआ था और उसके शरीर से मवाद टपक रही थी। बद्रीनाथ की परछाई ने गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाया, तारांकन बाबा, इन्हें मत रोको, ये मुझे हर रात इसी आग में जलाती हैं, मुझे बचाओ। अघोरेश्वर बाबा समझ गए कि मामला उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये सिर्फ भटकती आत्माएं नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शाप था जो इस हाईवे की हर ईंट से जुड़ चुका था। तांत्रिक का अंत और खून से सना सन्नाटा। अचानक हवन कुंड की नीली आग एक झटके में बुझ गई। चारों तरफ गाढ़ा कत्थई रंग का अंधेरा छा गया। शिष्य मदन चीख पड़ा, तारांकन गुरुजी, मशालें बुझ गईं। अघोरेश्वर बाबा ने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल निकाला और छिड़कना चाहा, लेकिन उनका हाथ हवा में ही जम गया। उनके चारों तरफ उन चारों औरतों और नन्हे अरमान की परछाइयां एक तेज गति से चक्कर काटने लगी। उनके पैरों में बंधी पुरानी पायलें इतनी तेज गति से बज रही थीं कि कान के पर्दे फटने को हो रहे थे। छन छन छन, ठक ठक ठक। रेखा ने आगे बढ़कर बाबा के बिल्कुल पास अपना चेहरा कर दिया। उसके चेहरे पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था, सिर्फ एक खौफनाक ढांचा था। उसने बाबा के कान के पास बहुत ठंडी सांसों में फुसफुसाया, तारांकन, तू हमें भगाने आया था तांत्रिक, अब तू भी यहीं रहेगा हमारे साथ। अघोरेश्वर बाबा के मुंह से चीख निकल गई। उनके शरीर का खून पल भर में ठंडा पड़ गया। उनके दोनों शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं और देखते ही देखते वे जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़े। बाबा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपना मंत्र पढ़ना चाहा, लेकिन कमला ने अपना ठंडा और बर्फ जैसा हाथ बाबा के सीने पर रख दिया। अगले ही पल तांत्रिक का शरीर हवा में थोड़ा सा ऊपर उठा और फिर एक जोरदार धड़ाम के साथ जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके मुंह से केवल सफेद झाग निकल रहा था। सुबह की राख और अंतहीन चेतावनी। अगली सुबह जब पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टीम उस प्रतिबंधित हाईवे के भीतर दाखिल हुई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए।
जली हुई दीवार के मलबे के चारों तरफ अघोरेश्वर बाबा का त्रिशूल बीच से टूटा हुआ पड़ा था। उनके दोनों शिष्य कोहरे और ठंड के कारण सदमे में पागल हो चुके थे, जो लगातार बड़बड़ा रहे थे। तारांकन वो 4 थीं और उनके साथ वो बच्चा भी था। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और अघोरेश्वर बाबा का शरीर वो उस तांत्रिक चक्र के ठीक बीचों बीच मृत पड़ा था और उनके सीने पर 4 खून से सने हाथों के निशान छपे हुए थे। आज उस घटना को भी काफी वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश के उस हाईवे को सरकार ने हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया है। उस रास्ते के दोनों तरफ अब पक्की दीवारें खड़ी हैं, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मृत्यु क्षेत्र, प्रवेश वर्जित। लेकिन रात के सन्नाटे में जब आसमान में चांद पूरी तरह गायब होता है, तब उस बंद रास्ते के भीतर से आज भी अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी डमरू की दबी हुई गूंज, कभी पायल की खौफनाक छनक, कभी किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज और कभी अघोरेश्वर बाबा की चीखें जो हवा में गूंजती रहती हैं। यदि आप कभी गलती से भी किसी सुनसान हाईवे पर रात के वक्त अकेले सफर कर रहे हों और आपकी गाड़ी का इंजन अचानक हाँफने लगे, यदि आपके कान के पास कोई बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहे, क्या तुम भी हमारे साथ उस चक्र में बैठोगे, तो भूलकर भी अपनी खिड़की मत खोलना और कभी यह मत सोचना कि कोई तांत्रिक, कोई मंत्र या कोई दीवार तुम्हें बचा सकती है, क्योंकि उस वीरान रास्ते पर अब समय हमेशा के लिए रुक चुका है। वहां सिर्फ वे 4 आत्माएं, उनका नन्हा साथी और उनकी अनंत प्यास इंतजार कर रही है, ये देखने के लिए कि अगली रात उस बंद कमरे का दरवाजा खोलने वाला अगला बदनसीब कौन होगा। वो हाईवे जो कभी खत्म नहीं होता, अघोरेश्वर की राख से उठती एक नई चीख। अघोरेश्वर बाबा की रहस्यमयी मौत और उनके त्रिशूल के टूटने के बाद उत्तर प्रदेश का वो प्रतिबंधित हाईवे एक ऐसी खौफनाक दुनिया में बदल चुका था जहां से लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सरकारी कंक्रीट की दीवारें और कटीले तार भी उस अदृश्य और खूनी कोहरे को नहीं रोक पाए, जो हर रात ठीक 12 बजते ही उन दीवारों को फांदकर बाहर आने लगता था। इलाके के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूत ताले लगाकर बंद कर लेते थे। उन्हें पता था कि अब हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि उन 4 औरतों और उस नन्हे बच्चे की ठंडी घुटी हुई सांसें तैर रही हैं। दूसरी रात, जब सूरज डूबते ही अंधेरा चीख उठा। अघोरेश्वर बाबा की घटना को अभी 2 दिन ही बीते थे कि उस हाईवे के ठीक बाहर बने एक पुराने ढाबे पर अजीब सी हलचल शुरू हुई। उस ढाबे का नाम था नया बसेरा। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। ढाबे के मालिक का बेटा 17 साल का सुमित दुकान के काउंटर पर बैठा रजिस्टर में हिसाब लिख रहा था। अचानक ढाबे के बाहर लगे बिजली के सारे बल्ब एक साथ जोर से झपके और नीली रोशनी छोड़कर फ्यूज हो गए। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा छा गया मानो किसी ने पूरी कायनात की धड़कनें थाम ली हों। सुमित ने टॉर्च उठाई और बाहर की तरफ देखा। वो सड़क जो बंद हाईवे की तरफ जाती थी, वहां से किसी के पायल पहनने और जमीन पर भारी कदम रखने की आवाज आ रही थी। छन छन छन, ठक ठक ठक। सुमित की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने अपने पिता को जगाना चाहा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैरों में किसी ने सीसा भर दिया हो। वो अपनी जगह पे जड़ होकर रह गया। तभी ढाबे के कांच के दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से उंगली से खटखटाया। टॉप टॉप टॉप। सुमित ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे पर डाली। दरवाजे के उस पार कोई नहीं था, सिवाय 4 परछाइयों के जो एक दूसरे से सटी हुई खड़ी थीं। उनके ठीक आगे वही छोटा बच्चा अरमान खड़ा था। अरमान की नीली पड़ चुकी आंखें सीधे कांच के पार सुमित को घूर रही थीं। अरमान के होंठ हिले और उसकी भारी डरावनी आवाज सीधे सुमित के दिमाग के भीतर गूंजी। सुमित, दरवाजा खोलो ना, बाहर बहुत ठंड है। हमारे कमरे की आग तो तांत्रिक ने बुझाने की कोशिश की थी, पर हम बुझे नहीं, हम और बढ़ गए हैं। रसोई के भीतर का वो खौफनाक मंजर। सुमित पीछे की तरफ भागा और सीधे रसोई में जा छिपा। उसने रसोई का भारी लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और हांफते हुए एक कोने में दुबक गया। लेकिन रसोई के अंदर पहुंचते ही उसका खून जम गया। वहां पहले से ही 4 औरतें कमला, शांति, जमुना और रेखा खड़ी थीं। उनके बाल उनके चेहरों पर बिखरे हुए थे और उनके पुराने फटे पुराने कपड़ों से किसी सड़ी हुई मिट्टी और जली हुई राख की भयानक दुर्गंध आ रही थी। कमला ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी हो चुकी थीं और उसकी हथेलियों से काला पानी टपक रहा था। तू क्या सोचता था सुमित? कमला की आवाज किसी बंद और गहरे कुएं के भीतर से आती हुई गूंज जैसी लग रही थी। तारांकन, अघोरेश्वर बाबा को भेजकर तू हमें डराना चाहता था? जो लोग खुद इस हाईवे की मिट्टी में जिंदा दफनाए गए हों, उन्हें कोई तांत्रिक या मंत्र क्या डराएगा? अब इस ढाबे का हर कोना हमारा तहखाना बनेगा। रेखा पीछे से आगे आई। उसके गले पर रस्सी का वही काला निशान था और उसने अपने हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी पकड़ रखी थी, वही चाबी जो जमुना की लाश के पास मिली थी। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, ये वही चाबी है सुमित, जिससे उस गुप्त कमरे का दरवाजा खुलता है। आज हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे।
वहां हमारे साथ कई और लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मंगेश, अनिरुद्ध और वो दरोगा विक्रम भी। सुमित की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसके शरीर का तापमान 0 से भी नीचे चला गया। उसे ऐसा लगा मानो उसकी अपनी सांसें उसे छोड़कर हवा में घुल रही हों। जब सुबह की रोशनी भी बेनकाब हो गई, अगली सुबह जब नया बसेरा ढाबे के मालिक ने अपनी दुकान का शटर खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठी। रसोई के अंदर सुमित का शरीर नहीं था, वहां सिर्फ उसके कपड़े पड़े थे, जिन पर काले और चिपचिपे पानी के बड़े बड़े धब्बे थे। रसोई की दीवार पर कोयले से एक बहुत बड़ा वाक्य लिखा हुआ था, 4 से 5, 5 से 10, अब गिनती कभी खत्म नहीं होगी। और ढाबे के बाहर ठीक उस बंद हाईवे की कंक्रीट की दीवार पर अघोरेश्वर बाबा का टूटा हुआ त्रिशूल और सुमित की टॉर्च एक साथ रखी हुई मिली। आज उस घटना को भी काफी वक्त बीत चुका है। उस हाईवे के आसपास का पूरा इलाका अब पूरी तरह वीरान और बंजर हो चुका है। सरकार ने वहां जाने वाले सभी रास्तों पर स्थायी रूप से भारी पुलिस पहरा बिठा दिया है, लेकिन पुलिसकर्मी भी रात के वक्त उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते। कहा जाता है कि आज भी जब आधी रात होती है तो उस बंद रास्ते के भीतर से पायल की छनक, बच्चों के रोने की आवाजें और कई लोगों की एक साथ गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। यदि आप कभी गलती से भी उत्तर प्रदेश के उस सुनसान हाईवे के पास से गुजरें और आपकी गाड़ी की रफ्तार अचानक धीमी हो जाए, यदि आपको अपनी गाड़ी के शीशे पर किसी बच्चे के छोटे हाथों की उंगलियों की दस्तक सुनाई दे, तो भूलकर भी अपनी आंखें मत बंद करना और न ही पीछे मुड़कर देखना, क्योंकि उस पल आपके बगल की सीट पर कोई ऐसा बैठा होगा जिसकी ठंडी सांसें आपकी गर्दन को छू रही होंगी और वो बहुत धीरे से फुसफुसाएगी, अब तुम हमारे साथ चलोगे, बहुत देर कर दी तुमने यहां पहुंचने में। उस हाईवे का दूसरा पहर, जब अंधकार ने भी सांस लेना बंद कर दिया। नया बसेरा ढाबे की रसोई से सुमित के गायब होने के बाद उत्तर प्रदेश के उस प्रतिबंधित और अभिशप्त हाईवे पर खौफ की एक ऐसी नई और खामोश लहर दौड़ गई जिसने सरकार, पुलिस और प्रशासन के भी होश उड़ा दिए। दीवार पर लिखा गया वो खूनी संदेश, तारांकन 4 से 5, 5 से 10, अब गिनती कभी खत्म नहीं होगी। तारांकन केवल एक धमकी नहीं थी, बल्कि उस मौत के खेल का नया निमंत्रण था जिसका दायरा अब उस ढाबे से निकलकर पूरे जिले को अपनी चपेट में लेने लगा था। कंक्रीट की दीवारों के पार की दुनिया। सरकार ने उस हाईवे के दोनों किनारों पर 12 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें और लोहे के कटीले तार लगवा दिए थे। पूरे इलाके में धारा 144 लागू थी। लेकिन जब आधी रात का वक्त होता तो उन दीवारों के भीतर से एक अजीब सी नीली रोशनी आसमान की तरफ उठने लगती थी। वहां तैनात पुलिस के जवान रात के वक्त अपनी गाड़ियों के अंदर दुबके रहते थे। उनके वॉकी टॉकी से हर वक्त केवल एक ही आवाज आती थी, चिर्र चिर्र, और उसके बीच से गूंजती हुई पायल की वो भयानक छनक। घटना के ठीक तीसरे दिन रात के ठीक 2:30 बजे कंक्रीट की दीवार से सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की गंध चारों तरफ फैल गई। आसमान में जो थोड़े बहुत तारे थे वे भी अचानक बुझ गए। दीवार के उस पार, जहां कभी शेरावाली ढाबा हुआ करता था, अब राख का वो मैदान किसी विशाल श्मशान में बदल चुका था। उस मलबे के बीचों बीच वे चारों औरतें, कमला, शांति, जमुना और रेखा, एक घेरा बनाकर खड़ी थीं। उनके बीचों बीच नन्हा अरमान खड़ा था, जिसके हाथ में सुमित की वो टूटी हुई टॉर्च थी जो अपने आप जल रही थी। गांव में फैली दहशत और एक नया पहरेदार। उस प्रतिबंधित हाईवे से बमुश्किल 3 किलोमीटर की दूरी पर बछरावा नाम का एक शांत गांव था। गांव के लोगों ने रात के वक्त अपने घरों के दरवाजों पर लोहे की जंजीरें और ताले लगाने शुरू कर दिए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो रात को खिड़की से बाहर झांक सके। गांव के एक बुजुर्ग, मंगल सिंह, जो भूत प्रेतों की इन बातों को कभी नहीं मानते थे, उन्होंने तय किया कि वे रात के वक्त उस हाईवे के आखिरी छोर पर जाकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। मंगल सिंह के पास एक पुरानी सिंगल बारेल बंदूक थी और हाथ में एक भारी लालटेन थी। रात के 3 बज चुके थे। मंगल सिंह चुपचाप अपने घर से निकले और गांव की कच्ची पगडंडी से होते हुए उस प्रतिबंधित हाईवे की कंक्रीट की दीवार के पास पहुंच गए। हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि हर कदम उठाने पर ऐसा लगता था मानो पैरों में कोई भारी जंजीर बंधी हो। मंगल सिंह ने दीवार के पास पहुंचकर अपनी लालटेन ऊंची की और चिल्लाए, तारांकन कौन है वहां? जो भी हो सामने आओ। उनकी आवाज उस सन्नाटे में गूंजकर वापस लौट आई। कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी दीवार के ठीक उस पार से किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी किसी एक औरत की नहीं थी, बल्कि 4-5 महिलाएं एक साथ बहुत ही सुरीले पर भयानक स्वर में खिलखिला रही थीं। हिंद, हिंद, हिंद। मंगल सिंह का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी पुरानी बंदूक का घोड़ा दबाने की कोशिश की, लेकिन उनकी उंगलियां जम चुकी थीं। तभी कंक्रीट की उस 12 फीट ऊंची दीवार पर किसी ने अपने खून से सने हाथ के पंजे रख दिए। एक एक करके 4 सिर दीवार के ऊपर उभरे। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। कमला ने दीवार के ऊपर से झुकते हुए मंगल सिंह को देखा और बहुत ही धीमी मीठी पर कौंप कंपाती आवाज में कहा, तारांकन मंगल सिंह।
तुम बड़ी रात को आए हमारे मेहमान बनने। तुम्हारे पुरखे भी तो उस ढाबे के मुजरिमों में शामिल थे ना? आज तुम कहाँ जाओगे? मंगल सिंह पीछे भागे, लेकिन उनके पैर जमीन में ऐसे धंस गए थे मानो वे किसी दलदल में खड़े हों। नन्हा अरमान दीवार पर प्रकट हुआ। उसने अपनी नीली पड़ चुकी आंखें घुमाई और अपने छोटे से हाथ से इशारा करते हुए कहा, तारांकन दादाजी, नीचे बहुत जगह है, आइए हमारे साथ बैठिए। मंगल सिंह की चीख उस रात बछरावा गांव के सन्नाटे में गूंजकर हमेशा के लिए शांत हो गई। अगली सुबह और गांव का सन्नाटा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उठीं तो बछरावा गांव में एक अजीब सा मातम पसरा हुआ था। मंगल सिंह अपने घर पर नहीं मिले। गांव के कुछ लोग जब उनकी तलाश करते हुए उस प्रतिबंधित हाईवे की कंक्रीट की दीवार तक पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार के ठीक बाहर मंगल सिंह की पुरानी लालटेन रखी हुई थी, जिसका शीशा अंदर से पूरी तरह खून से रंगा हुआ था, और उनकी वो पुरानी बंदूक दीवार के बीचों बीच ऐसे धंसी हुई थी मानो किसी ने उसे मक्खन में गाड़ दिया हो। और कंक्रीट की उस दीवार पर कोयले और खून से एक नया वाक्य लिखा हुआ था, 5 से 6, 6 से 10, अब कोई नहीं बचेगा। उस दिन के बाद से बछरावा गांव के लोग भी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। देखते ही देखते वो पूरा इलाका एक बंजर और वीरान खंडहर में बदल गया। उत्तर प्रदेश के नक्शे से उस पूरे क्षेत्र को हमेशा के लिए काट दिया गया। सरकारी दस्तावेजों में उसे द डार्क जोन घोषित कर दिया गया, जहां परिंदे भी पर मारने से डरते हैं। अंतहीन हाईवे का वो खौफनाक सफर, आज उस घटना को लंबा अरसा बीत चुका है। हाईवे का वो हिस्सा अब समय के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है जहां घड़ियां काम करना बंद कर देती हैं। कहा जाता है कि रात के ठीक 2:30 बजते ही जब उस वीरान रास्ते पर कोई अनदेखी हवा चलती है, तब उस बंद हाईवे से पायल की छनक, बच्चों के रोने की आवाजें और कई लोगों की एक साथ गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। यदि आप कभी गलती से भी उत्तर प्रदेश के किसी अनजान और सुनसान रास्ते पर रात के वक्त सफर कर रहे हो, यदि आपकी गाड़ी का इंजन अचानक हाँफने लगे, हेडलाइट्स नीली पड़ जाएं और आपके कान के पास कोई बहुत धीमी, ठंडी और सुरीली आवाज में फुसफुसाए, क्या तुम भी हमारे साथ उस तहखाने में चलोगे? तो भूलकर भी अपनी खिड़की मत खोलना, अपनी आंखें मत बंद करना, और कभी ये मत सोचना कि कोई दीवार, कोई बंदूक या कोई कानून तुम्हें बचा सकता है, क्योंकि उस वीरान हाईवे पर अब समय हमेशा के लिए रुक चुका है। वहां सिर्फ वे 4 आत्माएं, उनका नन्हा साथी और उनका अंतहीन चक्रव्यूह इंतजार कर रहा है, ये देखने के लिए कि अगली रात उस बंद हाईवे के अंधेरे में भटकने वाला अगला बदनसीब मुसाफिर कौन होगा। उत्तर प्रदेश के उस प्रतिबंधित और अभिशप्त हाईवे पर, जिसे सरकार ने द डार्क जोन घोषित कर दिया था, रात का सन्नाटा अब किसी गहरी साजिश की तरह बिछ चुका था। 12 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारें और कटीले तार भी उस अदृश्य और खूनी कोहरे को नहीं रोक पाए, जो हर रात ठीक 12 बजते ही उन दीवारों को फांदकर बाहर आने लगा था। राघवेंद्र सिंह और उसके साथी रतन के गायब होने के बाद उस इलाके में खौफ का दायरा और ज्यादा बड़ा हो गया था। बछरावा गांव के बाद अब हाईवे से जुड़े दूसरे रास्तों पर भी लोगों ने आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने उस इलाके के चारों तरफ स्थायी बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन कोई भी सिपाही रात के वक्त उस दीवार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। आसमान में बादलों की चादर ऐसी छाई थी कि चांद का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। प्रतिबंधित हाईवे के ठीक भीतर उस जली हुई दीवार के मलबे के पास हवा अचानक पूरी तरह थम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के दिल की धड़कन भी दूर से सुनाई दे सकती थी। तभी उस मलबे के बीच से एक ठंडी और कंपकंपाती हवा का झोंका उठा। जमीन पर जमी हुई राख अपने आप उठकर हवा में नाचने लगी। उस राख के बीचों बीच वे चारों औरतें, कमला, शांति, जमुना और रेखा, एक बार फिर प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी और उनके हाथों में पुरानी जंजीरें थीं। उनके ठीक आगे नन्हा अरमान खड़ा था। अरमान ने अपनी नीली पड़ चुकी आंखें उठाईं और बहुत ही धीमी, डरावनी आवाज में कहा, गिनती पूरी होने में अभी वक्त है, आज रात कोई नया मुसाफिर आने वाला है। उस प्रतिबंधित क्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर हाईवे के दूसरे छोर पर एक पुराना टोल प्लाजा हुआ करता था, जो अब पूरी तरह वीरान पड़ा था। उस टोल प्लाजा के पास से एक लाल रंग की लग्जरी कार गुजर रही थी। कार के अंदर 2 लोग सवार थे, अमित और उसकी पत्नी नेहा। वे किसी जरूरी काम से रात के वक्त शहर लौट रहे थे और शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने उस प्रतिबंधित रास्ते की तरफ वाली सड़क पर अपनी गाड़ी मोड़ दी थी। अमित, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा, नेहा ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जहां दोनों तरफ बबूल के सूखे पेड़ सड़े हुए ढांचे की तरह खड़े थे। यहाँ चारों तरफ इतनी खामोशी क्यों है? कोई गाड़ी या इंसान तक नजर नहीं आ रहा। अमित ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए हंसकर कहा, तारांकन, अरे नेहा, तुम भी ना हर बात पर डर जाती हो। ये शॉर्टकट है, इससे हमारा आधा घंटा बच जाएगा। जीपीएस भी तो यही रास्ता दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही अमित ने ये बात कही, कार का डिजिटल डैशबोर्ड अचानक एक झटके के साथ बंद हो गया।
गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज रोशनी एकदम से नीली पड़ गई और इंजन ने एक अजीब सी घरघराहट के साथ काम करना बंद कर दिया। कार धीरे धीरे अपने आप रुक गई। ये क्या हुआ? गाड़ी अचानक बंद कैसे हो गई? अमित ने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाहर घनघोर अंधेरा था। तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने बहुत धीरे से उंगली से खटखटाया। टॉप टॉप टॉप। नेहा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से अमित का हाथ पकड़ लिया। अमित, बाहर देखो, कोई है। अमित ने अपनी टॉर्च निकाली और गाड़ी की खिड़की से बाहर टॉर्च की रोशनी डाली। सड़क के किनारे उस नीले कोहरे के बीच 4 औरतें एक दूसरे से सटी हुई खड़ी थीं। उनके बाल उनके चेहरों पर बिखरे हुए थे और उनके पुराने कपड़ों से सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आ रही थी। उनके ठीक आगे वही छोटा बच्चा अरमान खड़ा था, जिसकी सफेद आंखें सीधे कार के शीशे के पार अमित को घूर रही थीं। अरमान के होंठ हिले और उसकी भारी आवाज सीधे अमित और नेहा के दिमाग में गूंजी। तारांकन, अमित भैया। नेहा, भाभी, आप दोनों ने आने में बहुत देर कर दी। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गाड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक करना चाहा, लेकिन पलक झपकते ही रेखा कार की खिड़की के पास प्रकट हुई। उसने अपनी लंबी और ठंडी उंगलियों से कार के शीशे को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। तुम लोग इस हाईवे से बचकर कहीं नहीं जा सकते। कमला की आवाज किसी गहरे कुएं के भीतर से आती हुई गूंज जैसी सुनाई दी। कार के भीतर से अमित और नेहा की चीखें उस सूने हाईवे के सन्नाटे में गूंज उठीं और अगले ही पल वहां फिर से वही भयानक और अंतहीन सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब पुलिस की गश्त वाली टीम उस प्रतिबंधित हाईवे के पास से गुजरी, तो उन्हें अमित की वो लाल कार बिल्कुल लावारिस हालत में सड़क के किनारे खड़ी मिली। कार के सारे दरवाजे खुले थे, अंदर कोई नहीं था सिवाय नेहा के एक दुपट्टे के, जो खून से सना हुआ था और जिस पर काले पानी के बड़े बड़े धब्बे थे। और सड़क के पास वाली कंक्रीट की दीवार पर कोयले से एक नया वाक्य लिखा हुआ था, 8 से 9, 9 से 10। अब इस खेल का कोई अंत नहीं है। आज उस रास्ते पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। सरकारी दस्तावेजों में उसे हमेशा के लिए दफना दिया गया है, लेकिन रात के ठीक 2:30 बजते ही उस हाईवे पर आज भी पायल की छनक और बच्चों की हंसी सुनाई देती है, ये बताने के लिए कि वो रास्ता कभी खत्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश के उस प्रतिबंधित और अभिशप्त हाईवे, जिसे सरकार ने द डार्क जोन घोषित कर दिया था, कि सीमा पर अब कोई पुलिस वाला भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अमित और नेहा के रहस्यमयी तरीके से गायब होने और दीवार पर लिखे गए उस खूनी संदेश, तारांकन 8 से 9, 9 से 10। अब इस खेल का कोई अंत नहीं है। तारांकन के बाद पूरा इलाका पूरी तरह वीरान और खामोश हो चुका था, लेकिन वो खामोशी सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा थी। तहखाने के भीतर जगती हुई नई आत्माएं। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। प्रतिबंधित हाईवे के उस हिस्से पर जहां कभी शेरावाली ढाबा हुआ करता था, जमीन के नीचे दबे उस गुप्त तहखाने के लोहे के भारी दरवाजे एक साथ अपने आप खुल गए। तहखाने से निकलने वाला काला धुआं सीधे आसमान की तरफ फैल गया और उस धुएं के बीचों बीच वे चारों औरतें, कमला, शांति, जमुना और रेखा, एक बार फिर प्रकट हुईं। उनके साथ नन्हा अरमान भी था। अरमान की नीली और सफेद पड़ चुकी आंखें अब और अधिक भयानक चमक रही थीं। उसके छोटे से हाथ में अमित का वो खून से सना हुआ दुपट्टा था। गिनती अब 8 और 9 तक पहुंच चुकी है। कमला की आवाज किसी गहरे कुएं के भीतर से गूंजती हुई सुनाई दी। इस हाईवे पर जितने कदम पड़ेंगे, हमारा दायरा उतना ही बड़ा होता जाएगा। रेखा ने अपने हाथ की जंग लगी चाबी को हवा में घुमाया और दूर उस हाईवे के शुरुआती छोर पर लगे लोहे के बैरिकेड्स अपने आप तड़-तड़ करके टूटने लगे। जब शहर से आया नया काफिला उस प्रतिबंधित क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक बड़े शहर से रात के वक्त एक बड़ी ब्लैक स्कॉर्पियो कार गुजर रही थी। कार के अंदर 4 लोग सवार थे। विक्रम सिंह, जो एक स्थानीय राजनीतिज्ञ था, उसका बेटा रोहित, उसका दोस्त अंकुर और उनका ड्राइवर सुरेश। वे किसी पार्टी से लौट रहे थे और नशे की हालत में थे। विक्रम सिंह को अपनी सत्ता और पैसे पर बहुत घमंड था। जब उनके कार का जीपीएस सिग्नल अचानक फेल होने लगा और सड़क के दोनों तरफ सन्नाटा छा गया, तो ड्राइवर सुरेश ने घबराकर गाड़ी धीमी कर दी। साहब, आगे का रास्ता बंद लग रहा है। बोर्ड पर लिखा है कि आगे जाना मना है, सुरेश ने कांपते हुए कहा। विक्रम सिंह ने पिछली सीट से आगे झुककर डांटते हुए कहा, तारांकन, अरे बेवकूफ, ये सब जिला प्रशासन के ढोंग हैं। गाड़ी सीधे निकालो, हमें शॉर्टकट से निकलना है। सुरेश ने मजबूर होकर गाड़ी उस प्रतिबंधित हाईवे की तरफ मोड़ दी। जैसे ही स्कॉर्पियो ने कंक्रीट की टूटी हुई दीवार को पार किया, बाहर का तापमान एक झटके में 0 से भी नीचे गिर गया। कार की हेडलाइट्स की तेज रोशनी अचानक नीली पड़ गई और इंजन ने एक भयानक घरघराहट के साथ पूरी तरह दम तोड़ दिया। ये क्या बकवास है? गाड़ी बीच सड़क पर बंद कैसे हो गई? अंकुर ने भड़कते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के हैंडल अंदर से पूरी तरह जाम हो चुके थे।
कोहरे के पार से आती हुई वो खौफनाक दस्तक। कार के शीशे पर बाहर से किसी ने बहुत धीरे से उंगली से खटखटाया। टॉप टॉप टॉप, छन छन छन। रोहित ने डरते हुए अपनी खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी के चारों तरफ घना कत्थई रंग का कोहरा छा चुका था। उस कोहरे के बीच 4 औरतें एक दूसरे से सटी हुई खड़ी थीं। उनके जिस्मों से सड़े हुए पानी और राख की भयानक दुर्गंध आ रही थी। उनके ठीक आगे नन्हा अरमान खड़ा था, जिसकी सफेद आंखें सीधे कार के शीशे के पार रोहित को घूर रही थीं। पापा, पापा, बचाओ! बाहर से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। विक्रम सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाली और चिल्लाए, तारांकन, कौन हो तुम लोग? हटो सामने से वरना गोली मार दूंगा। तभी रेखा ने अपनी लंबी और ठंडी उंगली से स्कॉर्पियो की फ्रंट विंडशील्ड पर जोर से खरोंच मारी। कांच पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं और रेखा की ठंडी सांसें सीधे कार के अंदर आ गईं। तुमने हमारी दीवार तोड़ी है, विक्रम सिंह। कमला की आवाज कार के अंदर गूंजी। तुम्हारे पुरखों ने हमें जिंदा दफनाया था और तुम आज हमारे इस दरबार में खुद मेहमान बनकर आए हो। रोहित और अंकुर डर के मारे चीख पड़े। ड्राइवर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। सुबह का वो खौफनाक मंजर। अगली सुबह जब उस इलाके की गश्त पर निकली पुलिस टीम ने प्रतिबंधित हाईवे के अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम सिंह की वो काली स्कॉर्पियो सड़क के बीचों बीच लावारिस खड़ी थी। कार की बैटरी पूरी तरह डेड थी। जब पुलिस ने अंदर झांका तो कार के अंदर कोई नहीं था, सिवाय विक्रम सिंह की उस लाइसेंसी पिस्तौल के जो बीच से मुड़ी हुई थी, और उनकी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। और हाईवे की उस कंक्रीट की दीवार पर कोयले और ताजे खून से एक नया वाक्य लिखा हुआ था, 9 से 10, 10 से 12। अब इस खेल को रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचा। आज उस हाईवे पर रात के वक्त परिंदा भी पर नहीं मारता। सरकारी दस्तावेजों में उस पूरे इलाके को हमेशा के लिए अदृश्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लेकिन रात के ठीक 2:30 बजते ही जब उस बंद रास्ते के भीतर से पायल की छनक और बच्चों की हंसी गूंजती है तो ये साफ सुनाई देता है कि वो रास्ता अब सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक ऐसा अंतहीन चक्रव्यूह बन चुका है जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। उत्तर प्रदेश के उस प्रतिबंधित और अभिशप्त हाईवे जिसे सरकार ने द डार्क जोन घोषित कर दिया था कि सीमा पर अब हवा का बहना भी पूरी तरह थम चुका था। इंस्पेक्टर अभय प्रताप सिंह, उनके दोनों सिपाहियों और उनसे पहले गायब हुए दर्जनों लोगों की अनसुलझी गुमशुदगी ने उस पूरे इलाके को एक खामोश और खौफनाक कब्रिस्तान में बदल दिया था। कंक्रीट की उन 12 फीट ऊंची दीवारों के भीतर अब केवल एक ही नियम चलता था, मृत्यु का, जो कभी खत्म नहीं होती। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उस रात आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए था, लेकिन उस प्रतिबंधित हाईवे के ठीक ऊपर बादलों का एक ऐसा चक्रवात बन गया था जिसका रंग पूरी तरह कत्थई और काला था। उस जली हुई दीवार के मलबे के पास जहां कभी शेरावाली ढाबा हुआ करता था, जमीन के नीचे दबे उस गुप्त तहखाने के दरवाजे अपने आप पूरी ताकत से खुल गए। तहखाने से निकलने वाला धुआं इस बार सिर्फ काला नहीं था, बल्कि उसमें से सड़े हुए मांस और जलती हुई राख की इतनी तेज गंध आ रही थी कि कोसों दूर तक की हवा भारी हो चुकी थी। कमला, शांति, जमुना और रेखा, वे चारों औरतें उस धुएं के बीचों बीच हवा में 1 फीट ऊपर उठी हुई थीं। उनके बाल जमीन को छू रहे थे और उनके शरीर पर जमी हुई मिट्टी अब किसी कवच की तरह सख्त हो चुकी थी। उनके आगे खड़ा नन्हा अरमान अपनी सफेद पड़ चुकी आंखों से लगातार हंस रहा था। उसकी वो हंसी किसी साधारण बच्चे की नहीं थी, बल्कि उसमें किसी गहरे कुएं से आती हुई गूंज थी। गिनती अब 11 तक पहुंच चुकी है। कमला की आवाज उस भयानक सन्नाटे में गूंजी, लेकिन ये हाईवे भूखा है, इसे और रूहें चाहिए, उन लोगों की रूहें जो खुद को कानून और ताकतवर समझते हैं। रेखा ने अपनी जंग लगी हुई चाबी हवा में उछाली। उस चाबी के हवा में घूमते ही हाईवे के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड्स और कटीले तार अपने आप हवा में बिखर गए और हाईवे का वो प्रतिबंधित दायरा 3 किलोमीटर और आगे की तरफ फैल गया, सीधे उस रास्ते तक जो बड़े शहरों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से मिलता था। उस प्रतिबंधित क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पर एक नया और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी तैनात होकर आया था, इंस्पेक्टर अभय प्रताप सिंह। अभय अपनी ईमानदारी और भूटिया कहानियों को पैर की जूती समझने के लिए पूरे महकमे में मशहूर था। जब उसने सुना कि कुछ पुलिसकर्मियों और नेताओं की गाड़ियां उस प्रतिबंधित हाईवे पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं और विभाग ने डर के मारे उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया है, तो उसका खून खौल उठा। कोई भूत प्रेत नहीं होता, ये सब किसी बड़े अपराधी सिंडिकेट या अवैध तस्करों का काम है जो पुलिस को डराने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। अभय ने अपने सीनियर अधिकारियों के सामने कसम खाई कि वो खुद उस डार्क जोन के भीतर जाकर सच का पता लगाएगा। रात के ठीक 2:15 पर अभय प्रताप ने अपनी सरकारी बुलेट प्रूफ जीप निकाली। उसके साथ उसके 2 सबसे भरोसेमंद और बहादुर सिपाही, कांस्टेबल विनोद और कांस्टेबल परविंदर थे।
तीनों के पास आधुनिक असॉल्ट राइफलें, नाइट विजन गॉगल्स और वायरलेस सेट थे। उन्होंने बछरामा गांव के उस वीरान रास्ते से होते हुए उस प्रतिबंधित हाईवे की तरफ रुख किया, जहां जाने से बड़े बड़े सूरमा भी कतराते थे। गाड़ी जैसे ही उस प्रतिबंधित कंक्रीट की टूटी हुई दीवार के पार पहुंची, बाहर की दुनिया से उनका सारा संपर्क एक ही झटके में कट गया। वॉकी टॉकी से आती हुई कंट्रोल रूम की आवाज अचानक चीरफाड़ करने वाली आवाज में बदलकर हमेशा के लिए शांत हो गई। जीप का डिजिटल मीटर जो 80 की स्पीड दिखा रहा था, अचानक शून्य पर आकर अटक गया। जीप की हेडलाइट्स की तेज सफेद रोशनी एक भयानक नीली और धुंधली लौ में बदल गई। सर, यहाँ का तापमान अचानक माइनस में चला गया है, परविंदर ने कांपते हुए कहा। उसके मुंह से धुएं का गुबार निकल रहा था। चुप रहो, फालतू की बातें मत करो। गाड़ी आगे बढ़ाओ विनोद, अभय ने अपनी राइफल का सेफ्टी लॉक खोलते हुए कड़े स्वर में कहा। लेकिन विनोद स्टीयरिंग पर हाथ रखे बुरी तरह कांप रहा था। जीप का इंजन अपने आप बंद हो चुका था और गाड़ी किसी अदृश्य ढलान पर खुद ब खुद आगे बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ खड़े सूखे बबूल के पेड़ अब स्थिर नहीं थे। वे हवा के बिना ही इस तरह हिल रहे थे, मानो उनकी शाखाएं इंसानी उंगलियों की तरह जीप को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। गाड़ी जैसे ही उस जली हुई दीवार के मलबे के पास पहुंची, रास्ते के बीचों बीच 4 औरतें और उनके साथ नन्हा अरमान खड़ा दिखाई दिया। विनोद ने ब्रेक पर पैर रख दिया। जीप चीखते हुए रुकी। अभय प्रताप ने जीप का दरवाजा खोला और अपनी राइफल तानकर बाहर निकल आए। कौन हो तुम लोग? हाथ ऊपर करो वरना गोली चल जाएगी। अंधेरे और नीले कोहरे के बीच से कमला ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर मांस की जगह केवल सफेद हड्डियां और सूजी हुई आंखें थीं। उसने एक दिल दहला देने वाली सुरीली हंसी हंसाई और कहा, तारांकन, इंस्पेक्टर अभय प्रताप, तुम बहुत देर से आए। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कानून की किताब लेकर आए हो? यहां तो सिर्फ हमारा कानून चलता है। अभय ने बिना डरे ट्रिगर दबाना चाहा। धड़ाए धड़ाए धड़ाए। गोलियों की गड़गड़ाहट से सन्नाटा चीख उठा। गोलियां सीधे कमला और रेखा के सीने को चीरती हुई आर पार निकल गईं, लेकिन उन आत्माओं के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। उन्हें उस लोहे की गोली से खरोंच तक नहीं आई। तभी परविंदर और विनोद गाड़ी के अंदर से चीख पड़े। जीप के चारों तरफ दर्जनों ठंडे और काले हाथ प्रकट हो चुके थे, जिन्होंने गाड़ी की खिड़कियों के शीशे अंदर से दबाकर चकनाचूर कर दिया था। रेखा पलक झपकते ही जीप के अंदर आ पहुंची और उसने परविंदर की गर्दन को अपनी ठंडी और लंबी उंगलियों से इस तरह जकड़ लिया कि उसकी सांसें एक ही पल में घुट गईं। सर, बचाओ! विनोद की चीख हवा में विलीन हो गई। अभय प्रताप अपनी जगह पर जड़ होकर रह गए। उनकी राइफल उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके चारों तरफ वो नीतिक और भयानक कोहरा इस तरह लिपट गया, मानो किसी ने उन्हें मकड़ी के जाल में बांध दिया हो। नन्हा अरमान दौड़कर आया और अभय के पैर को पकड़ लिया। उसकी नीली आंखें सीधे अभय की आंखों में झांक रही थीं। तारांकन अंकल, आप तो बहुत बहादुर थे ना, फिर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आइए, हमारे तहखाने में बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। विक्रम सिंह, सुमित, राघवेंद्र और वे सभी दरोगा जो हमसे पहले यहाँ आए थे। इससे पहले कि अभय कोई शब्द बोल पाते, जमीन के नीचे का वो गुप्त तहखाना एक बार फिर पूरी ताकत से फट पड़ा। वहां से निकले काले धुएं और जंजीरों ने अभय प्रताप और उनके दोनों सिपाहियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वे तीनों धीरे धीरे जमीन के भीतर उस अंतहीन अंधेरे में समाते चले गए। अगली सुबह जब पुलिस मुख्यालय की एक बड़ी टीम और उच्च अधिकारी उस प्रतिबंधित हाईवे के बाहर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कंक्रीट की दीवार अपनी जगह पर पूरी तरह बंद और सुरक्षित थी। लेकिन जब उन्होंने अंदर झांका तो अभय प्रताप की वो बुलेट प्रूफ जीप सड़क के बीचों बीच लावारिस खड़ी मिली। जीप का इंजन बंद था, चाबी इग्निशन में लगी थी। जीप के अंदर कोई नहीं था सिवाय अभय प्रताप की उस सर्विस कैब के जो ड्राइवर सीट पर पड़ी थी और जिस पर काले पानी और ताजे खून के निशान थे। और गाड़ी के बोनेट पर किसी ने खून और कोयले से एक बहुत बड़ा वाक्य लिखा हुआ था, गिनती अब 12 तक पहुंच चुकी है। ये हाईवे कभी खत्म नहीं होगा और न ही यहां से लौटने का कोई रास्ता मिलेगा। आज उस घटना को गुजरे हुए कई साल बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पूरे इलाके को हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दिया है। उस हाईवे के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी इंसान, वाहन या पशु के जाने पर आजीवन प्रतिबंध है। लेकिन आज भी जब रात के ठीक 2:30 बजते हैं और उस प्रतिबंधित दीवार के ऊपर से कोई अकेला परिंदा भी गुजरता है, तो उसे नीचे से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, पायल की छनक, बच्चों के रोने की आवाज और अभय प्रताप की वो गूंजती हुई हंसी, जो ये याद दिलाती है कि जो एक बार उस डार्क जोन में चला गया वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि उस अनंत डर की कहानी बन जाता है। यदि आप कभी गलती से भी रात के वक्त किसी सुनसान रास्ते पर सफर कर रहे हो और आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक नीली पड़ जाएं, तो अपनी आंखें बंद कर लेना और भगवान का नाम लेना, क्योंकि हो सकता है कि उस पल आपकी ठीक बगल वाली सीट पर कोई बैठा हो जो बहुत धीरे से आपकी गर्दन को छूकर फुसफुसाए, बहुत देर कर दी तुमने आने में, अब हमारी गिनती पूरी होने वाली है।